Dear students, in the last video lecture, I discussed up to single phase full wave rectifier with RL load. In this video lecture, I am going to discuss about single phase full wave semi-controlled rectifier. That means single phase full wave semi-converter with different loads. And then I'll discuss some numericals on single phase full wave rectifier. So let us see the single phase full wave semi converter. What does it mean? It means this is a type of full wave rectifier where you can partially control the voltage. You can partially control the output voltage. So let us see how it can be constructed. So there are two constructions. One is symmetrical. Another one is asymmetrical. Connection. So let us discuss both the connections here. First I am drawing symmetrical connection. So in the symmetrical connection you will see, आप यहां पर देखिए, ये हमारा सप्लायर है. इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं सप्लाई को. ये हम कोई लोड यहां पर लगा दिए. चलिए लोड आपका लग गया. सिमेट्रिकल कनेक्शन का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल कनेक्शन का मतलब है ऊपर दोनों तरफ थारिस्टर रहेगा T1 T2 और नीचे हम लोग डायोड लगाते हैं D1 D2. ये रहा हमारा कनेक्शन सिमेट्रिकल कनेक्शन. दिस इज द सिमेट्रिकल कनेक्शन. क्लियर? अब देखते हैं एसिमेट्रिकल कनेक्शन में क्या होता है. ये हमारा प्लस माइनस V0 है. एसिमेट्रिकल कनेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें क्या रहेगा हमारा? इसमें देखिए हमारे पास पहला, इसमें दोनों पहले आर्म में दोनों थारिस्टर रहेंगे और दूसरे आर्म में हमारे पास दोनों डायोड रहेगा और आपने यहां पर लोड को कनेक्ट कर दिया. दिस इज द लोड. T1 T2 D1 D2. T1 T2 D1 D2 ये हमारा लोड हो गया. ये प्लस माइनस V0 रहा. ये रहा हमारा एसिमेट्रिकल कनेक्शन. अब देखिए इसमें होता क्या है. हमें क्या करना था कि यहां पर हम साइनसॉइडल वोल्टेज दे रहे हैं, हमें यहां पर डीसी आउटपुट चाहिए. अब देखिए क्या होता है कि हम जब पहला थारिस्टर को T1 को ट्रिगर करेंगे, यानी सिमेट्रिकल में क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, T1 को ट्रिगर करते हैं और D2 ऑटोमेटिकली कंडक्ट करता है. सेकेंड केस में निगेटिव ग्रुप थारिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, T2 को ट्रिगर करते हैं. इसके साथ साथ D1 बाय डिफॉल्ट ट्रिगर होता है. क्लियर? D1 बाय डिफॉल्ट ट्रिगर होता है. यहां पर देखिए सेकेंड केस में क्या होता है, यहां भी हमारा T1 और D2 रहेगा. पॉजिटिव में T1 एंड D2 रहेगा और निगेटिव के केस में T2 और D1 रहेगा. क्लियर? अब होता क्या है कि आपने इस थारिस्टर को अगर ट्रिगर किया तो ये डायोड के थ्रू तो बाय डिफॉल्ट करंट फ्लो कर सकता है अगर यहां सप्लाई आएगा. ये जब पॉजिटिव सप्लाई है, इस लोड के थ्रू ऐसे करंट फ्लो कर गया. जब ये सप्लाई निगेटिव होगा, प्लस माइनस, इस लोड के थ्रू ऐसे करंट आएगा और इससे होकर रिटर्न कर जाएगा. तो हमारे पास दोनों कंडीशन में पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि दोनों कंडीशन में हमें सेम आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइकिल ये हमें मिल रहा है. सिमिलरली यहां पर T1 और D2 कंडक्ट करेगा एक केस में, दूसरे केस में निगेटिव में D1 और T2 कंडक्ट करेगा. अब देखना है कि दोनों में डिफरेंसेस कहां पर आते हैं. इसके लिए हमें वेवफॉर्म की तरफ चलना पड़ेगा कि इसका वेवफॉर्म क्या बनता है और देखेंगे कि इसका हमें मेन थारिस्टर जो हमने सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर लिया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. क्लियर? इसके लिए हम लोग वेवफॉर्म पहले ड्रॉ करते हैं. उसके लिए मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं और यहां पर वेवफॉर्म देखिए दोनों कनेक्शन के लिए सिमिलर वेवफॉर्म होगा. जहां पर डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को भी मैं बतला दूंगा, उस डिफरेंस को हम लोग देख लेंगे. मैं डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करूं क्योंकि आप लोग बहुत इनपुट वोल्टेज के बारे में समझ चुके हैं. हम अल्फा एंगल पर T1 को फायर कर रहे हैं.
व्हेन यू आर फाइंडिंग T1 एट अल्फा एंगल, ये क्या होगा, ये हमारा पाई एंगल है, अप टू पाई यहां तक आया, अप टू पाई यहां तक आया। अब जो हमारे पास लोड है, हम मान लेते हैं कि RL लोड है और ये काफी हाई इंडक्टिव है, हमारे पास RL लोड है, दिस इज हाईली इंडक्टिव। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, अब आप कहोगे सर ये जब हाईली इंडक्टिव है, हाईली इंडक्टिव होने का मतलब क्या होगा, ये लोड का करंट तो बंद नहीं होने वाला है, ये लोड अभी भी करंट कैरी करेगा। अब इस लोड का करंट क्या होगा, पहले वाले केस में आपने क्या देखा था, फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव में देखा था आपने निगेटिव स्पाइक आ जाता था, फुल वेव में निगेटिव स्पाइक आ जाता था लोड करंट के कारण। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही हमारा T1 मान लीजिए पाई तक कंडक्ट किया, T1 और D2 के थ्रू पाई तक कंडक्ट किया, अब तुरंत क्या होता है, अब देखिए T2 का मान लेते हैं कि 0 टू पाई आपने T1 को दिया, ये T1 था और D2 ये दोनों कंडक्ट कर रहा था। अब जब ये अल्फा था, ये पाई है, तो जब आप पाई प्लस अल्फा जाओगे, जब आप पाई प्लस अल्फा जाओगे, इसी पॉइंट पर जाकर आप T2 को ट्रिगर करोगे, इस पॉइंट पर ही आप T2 को ट्रिगर करोगे, क्लियर। तो जब इस पॉइंट पर जाकर आप T2 को ट्रिगर करोगे, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, देखिए उससे पहले क्या होता है, यहां देखिए उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो ये रहा, क्या नाम है, ये जो डायोड रहा, ये जो डायोड रहा, ये क्या करेगा, पहले यहां से ऐसे चल रहा था, यहां से ऐसे चल रहा था। अब क्या देख रहे हैं आप, अब आप देख रहे हैं कि ये डायोड तो हमारा किसी से ना कंडक्ट कर सकता है, ये डायोड हमारा किसी से ना कंडक्ट कर सकता है, ये सप्लाई जीरो हो चुका है, सप्लाई क्या हुआ, यहां जाकर जीरो हो गया, जीरो सप्लाई होने का मतलब अब ये ओपन हो गया, सप्लाई जीरो का मतलब ये ओपन हो चुका है। अब क्या होगा, आफ्टर पाई क्या होगा, बिटवीन पाई टू पाई प्लस अल्फा ये इस तरह से कंडक्शन हो जाएगा, बिटवीन पाई टू पाई प्लस अल्फा ये इस तरह से कंडक्शन हो जाएगा, क्लियर। ये यहां पर इस तरह से कंडक्शन हो जाएगा, क्लियर। ये यहां पर इस तरह से कंडक्शन हो जाएगा T1 और D1 के थ्रू, क्योंकि इस थाइस्टर को क्या करेगा, ये थाइस्टर जो हमारा टर्न ऑन था, इससे अभी भी कंडक्शन करा देगा। तो यानी कि इससे जब कंडक्शन होगा तो हमारा सर्किट क्या होगा, कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा, दिस विल बी लोड, और ये रहा हमारा T1 और D1 पार्ट, ये इस तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। यानी आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, जीरो, हमें इस ड्यूरेशन में आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है जीरो, पाई टू पाई प्लस अल्फा आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। और आफ्टर जस्ट आफ्टर पाई प्लस अल्फा क्या होगा, फिर सेकेंड पार्ट से कंडक्शन लीजिए, सेकेंड पार्ट से कंडक्शन लीजिए, ये रहा पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, क्लियर। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में यानी T2 और D1 कंडक्ट कर रहा है। और फिर यहां पर भी यही होगा कि इसके जस्ट बाद क्या होगा, ये वेवफॉर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर इन दोनों से होकर शॉर्ट सर्किट की तरह यहां पर लोड, यानी कि ये कहीं कहीं इंडक्टर के करंट को डिस्चार्ज करने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा, ये इंडक्टर के करंट को डिस्चार्ज करने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा। ये रहा हमारा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म V0। सेम कंडीशन यहां भी हो रहा है, देखिए T1 और D2 पहले कंडक्ट कर रहा था, पहले T1 और D2 कंडक्ट कर रहा था, सेकेंड केस में T2 और D1 कंडक्ट करेगा, सेकेंड केस में T2 और D1 कंडक्ट करेगा। लेकिन आप देखेंगे क्या, इन दोनों में अब देखिए डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, थारिस्टर करंट बनाते हैं, ओमेगा टी थारिस्टर करंट हम लोग बनाते हैं। ये हमारा पार्ट रहा अल्फा, ये रहा पार्ट अल्फा। हम लोग यहाँ पर दो एक्सिस प्लॉट करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों में थारिस्टर करंट डिफरेंट होगा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में थारिस्टर करंट डिफरेंट होगा। हम यहां पर बना रहे हैं IT1 सिमेट्रिकल, क्लियर, और यहां पर बना रहे हैं IT1 एसिमेट्रिकल, IT1 सिमेट्रिकल और IT1 एसिमेट्रिकल। देखिए सिमेट्रिकल में हमने क्या देखा था, IT1 की बात करें, एट पॉइंट अल्फा थारिस्टर करंट कैरी करने लगा था। ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये बहुत अधिक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आप लोग इस लेक्चर को देखना शुरू करते हो, इतने बड़े बड़े डायग्राम देखते हो, आप उसको बंद कर देते हो। अगर इस तरह से आप लेक्चर्स को बंद कर दिया करोगे, किताबों को बंद कर दिया करोगे, तो फिर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे।
लेकिन आप अगर किसी भी कंडीशन में आप इस बात को ठान लेते हो कि आप जब पढ़ना शुरू किए हो आप पूरा लेक्चर एक बार देख ले, और फिर जहां पर नहीं समझ में आया आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इस लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स को जहां पर नहीं समझ में आया। क्लियर? तो ये आपका ऑनलाइन स्टडी का कहीं कहीं बेनिफिट भी है, ऑनलाइन क्लासेज का ये बेनिफिट भी है। क्लियर? तो हम देखते हैं यहां पर क्या होता है, अल्फा पर T1 के थ्रू करंट फ्लो करने लगा और ये करंट कितना कैरी करेगा, हम मान लेते हैं हाईली इंडक्टिव लोड है, यानी इससे करंट I0 करंट एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट क्या होगा, I0 करंट कैरी होगा अप टू पाई गया, अप टू पाई गया। पाई के बाद क्या होता है, पाई के बाद भी देख रहे हैं आप लोड करंट किससे होकर कैरी कर रहा है, T1 और D1 से होकर लोड करंट कैरी कर रहा है, T1 और D1 से होकर लोड करंट कैरी कर रहा है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज कर जाओगे। सिमेट्रिकल कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, अल्फा टू पाई करंट किससे कैरी हो रहा है, T1 और D2 से। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए पाई टू पाई प्लस अल्फा देखेंगे तो ये करंट T1 और D1 से कैरी हो रहा है, T1 और D1। अब आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। क्लियर? तो पाई टू पाई प्लस अल्फा भी T1 से कैरी हो रहा है, यानी करंट यहां तक आएगा सिमेट्रिकल कनेक्शन में, फिर ये करंट यहां इस तरह से जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब एसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल में भी अल्फा से पाई प्लस अल्फा चलेंगे, अल्फा टू पाई चलेंगे तो यहां पर किससे करंट कैरी हो रहा है, T1 और D2। लेकिन क्या होगा कि आफ्टर पाई दिस थायरिस्टर, ये थायरिस्टर के थ्रू ये करंट को रिवर्स फ्लो कराए, उससे अच्छा ये डायोड यहां पर इसके साथ तैयार रहेगा। ये कहेगा मैं हूं, आप इधर से करंट इस तरह से फ्लो कराओ, आप यहां से करंट इस तरह से फ्लो कराओ। तो जब आप इससे करंट फ्लो कराओगे ये आपका आउटपुट वोल्टेज के थ्रू रहेगा। आप क्या देख रहे हो, अल्फा टू पाई हो गया और पाई से पाई प्लस अल्फा क्या होगा, पाई से पाई प्लस अल्फा, ये D1 और D2 मिलकर कंडक्ट कर रहा है। डायोड D1 यहां पर अपने भाई थायरिस्टर को रेस्ट दे दिया, T1 को रेस्ट दे दिया, D1 और D2 के साथ कंडक्ट करने लगा। तो यानी कि एसिमेट्रिकल कनेक्शन में जो ग्राफ हम करंट का बनाएंगे IT1, तो यहां पर पाई पर 0 टू पाई आया, अल्फा टू पाई आया, पाई के बाद ये करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस पाई के ही बाद ये करंट जीरो हो जा रहा है, यहां से यहां करंट जीरो रहा, यहां से यहां करंट जीरो रहा। तो ये रहा सिमेट्रिकल और ये रहा एसिमेट्रिकल कनेक्शन। क्लियर? तो अब अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा सेमी कन्वर्टर के लिए। और जब आउटपुट वोल्टेज का हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेंगे, आफ्टर राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, आगे हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि आगे हम लोग सर्किट टर्न ऑफ टाइम इन सारी चीजों को भी देखते हैं, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ही देख लें पहले। सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो इसमें दो केसेस हैं। पहला है टीसी सिमेट्रिकल का, टीसी सिमेट्रिकल अगर हम देखें, सिमेट्रिकल कनेक्शन में देखिए ये पार्ट है पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर जब करंट जीरो हो गया थायरिस्टर का, इसके बाद ही टर्न ऑफ रहा, यहां से यहां तक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हुआ थायरिस्टर T1 के अगेंस्ट, इसलिए बिटवीन 2 पाई, यहां पर क्या है 2 पाई, ये पॉइंट है हमारा 2 पाई, ये है पाई प्लस अल्फा, तो ये टोटल एंगल क्या हुआ 2 पाई माइनस अल्फा, दैट मींस पाई माइनस अल्फा। तो ये क्या हुआ पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा। लेकिन अगर हम टीसी एसिमेट्रिकल देखें, टीसी एसिमेट्रिकल अगर हम देखें तो यहां पर देखिए एसिमेट्रिकल में क्या हो रहा है, पाई पर ही जीरो हो जा रहा है, पाई टू 2 पाई क्या हो रहा है, पाई टू 2 पाई, यही हमारा टीसी है। तो ये क्या होगा 2 पाई माइनस पाई, दैट मींस पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये रहा हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये रहा हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। अब हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर लिखें, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो ये देखिए दोनों का सेम होगा, दोनों का एवरेज आउटपुट वोल्टेज सेम होगा। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या लिखोगे, टाइम पीरियड पाई
आप लोग इसमें तो धुरंधर हो चुके होंगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिखने में। ये क्या होगा 1/पाई इंटू Vm sin ओमेगा टी फ्रॉम अल्फा टू पाई, Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा टू पाई, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा टू पाई। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी Vm बाय पाई इंटू 1 प्लस cos alpha, Vm by pi into 1 plus cos alpha. Now see the difference between average output voltage, difference between average output voltage of full wave, full control converter and semi converter. Full control converter में क्या मिला था 2 Vm by pi into cos alpha, 2 Vm by pi into cos alpha मिला था RL लोड में, लेकिन यहां क्या मिल रहा है Vm by pi into 1 plus cos alpha। यहां पर देखिए ये मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन पहला केस में फुल वेव में क्या था cos alpha, if alpha is greater than 90 degree then V नॉट becomes negative, एवरेज वोल्टेज becomes negative, तो उसको इन्वर्टर मोड में भी ऑपरेशन करा सकते थे। ये एक डिफरेंस हमें मिल गया, क्लियर। ये डिफरेंस जब हमें मिल चुका है, अगर हमें V नॉट RMS कहा जाए तो V नॉट RMS आप लिख दोगे, बहुत आसान है। तो चलिए V नॉट RMS का एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत यहां पर मुझे नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग को क्या देखना है। आगे देखिए अब थारिस्टर करंट का एवरेज वैल्यू, सोर्स करंट का RMS वैल्यू, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो देखिए, और देखिए यहां पर एक डिफिकल्टी क्या आती है सिमेट्रिकल कनेक्शन में। देखिए सिमेट्रिकल कनेक्शन में एक दिक्कत क्या आती है, जब हम सिमेट्रिकल कनेक्शन को अगर हम फिर से ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ द सिमेट्रिकल कनेक्शन अगेन, तो एक ड्रॉबैक यहां पर आएगा सिमेट्रिकल कनेक्शन का, एक ड्रॉबैक आएगा सिमेट्रिकल कनेक्शन का। ये देखिए T1 था, ये T2 था, ये था D2, ये था D1, क्लियर। यही था सिमेट्रिकल कनेक्शन, यही था हमारा सिमेट्रिकल कनेक्शन। तो ड्रॉबैक क्या आता है कि जब एट अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, यानी जो जो ट्रिगरिंग के पॉइंट्स होते हैं, जो ट्रिगरिंग के पॉइंट्स होते हैं, ट्रिगरिंग के पॉइंट्स पर क्या होता है, ट्रिगरिंग के पॉइंट्स पर क्या होता है कि वहां पर आप देखोगे ट्रिगरिंग के पॉइंट्स पर आपको दिखेगा कि ट्रिगर जब आप कर रहे हो ना T2 को, जब आप T2 को ट्रिगर कर रहे हो उसमें D2 के साथ भी कंडक्शन था, T2 भी हमारा ऑन हो रहा था। उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा कि आपके पास ऐसी संभावना बन सकती है कि करंट किसके थ्रू कैरी कर रहा था, बिटवीन पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक की अगर हम बात करें तो पाई से पाई प्लस अल्फा तक करंट इसके थ्रू कैरी कर रहा था। अब जब पाई प्लस अल्फा पर आप ट्रिगर करोगे T2 को, तो जस्ट ट्रिगर करोगे क्या होगा, हो सकता है कि यहां पर ये पॉइंट भी चल रहा था, ये भी कंडक्ट कर रहा था, यहां इसको भी कंडक्ट करा दो, ये डायोड हो गया, ये हो गया, यानी ये क्या करेगा, ये ऐसा हो सकता है कि हमारे सप्लाई को ही शॉर्ट सर्किट कर दे, हमारे सप्लाई को ही शॉर्ट सर्किट कर दे। सो एट पाई प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा देयर इज ए चांस, देयर इज a probability of short circuit, there is a probability of short circuit, there is a probability across short circuit of supply, there is a probability of short circuit of supply, hence it is safe to use a freewheeling diode, hence it is safe to use a freewheeling diode। अब कह रहा है कि हमारे पास इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं इसमें सेफ क्या है, आप एक फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज कर लो, आप एक फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज कर लो। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड आप जैसे ही यूज करोगे आपका ये ग्राफ फिर बन जाएगा सिमेट्रिकल का, थारिस्टर का, क्योंकि पाई के बाद तुरंत क्या होगा, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू लोड कैरी करंट को कैरी करने लगेगा, द लोड विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, दैट मींस थ्रू दिस फ्रीव्हीलिंग डायोड, क्लियर। तो जब हम फ्रीव्हीलिंग डायोड की बात कर लिए तो अब हमारा पास करंट का ग्राफ क्या होगा, ये वाला करंट का ग्राफ हो जाएगा सिमेट्रिकल में भी विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड,
क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर कैसे करंट का एक्सप्रेशंस डेराइव करें, हाउ टू डेराइव द एक्सप्रेशंस ऑफ करंट। अब हमें एक्सप्रेशंस डिफरेंट थायरिस्टर करंट्स को लिखना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं सिमेट्रिकल कनेक्शन, सिमेट्रिकल कनेक्शन विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ जब सिमेट्रिकल कनेक्शन है तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, हमारा ये ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में अगर हमें कोई कहे IT1 थायरिस्टर का एवरेज करंट बताइए, आप क्या बताओगे, I नोट इंटू यहां से यहां क्या है पाई माइनस अल्फा, यहां से यहां क्या है पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड क्या है 2 पाई के बाद रिपीट होता है डिवाइडेड बाय 2 पाई। कोई कहेगा सर IT1 RMS बताइए, आप क्या लिखोगे I नोट इंटू अंडर रूट पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई, अंडर रूट पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियर। अब देखिए तीसरा केस कोई कहेगा सोर्स का हमें बताइए IS एवरेज। अब एवरेज सोर्स करंट पूछा जा रहा है। एवरेज सोर्स करंट के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए सोर्स करंट का मतलब क्या हुआ कि जो सप्लाई आपने लगाया था, सप्लाई कब कब करंट कैरी कर रहा है, तो IT1 वाला करंट भी सप्लाई का होगा, IT2 वाला करंट भी सप्लाई का होगा। बस डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस देख लीजिए, अल्फा टू पाई इस तरह का करंट आएगा, अल्फा टू पाई, फिर पाई प्लस अल्फा से लेकर यहां तक 2 पाई तक इस तरह का कनेक्शन आएगा, करंट आएगा, प्लस I नोट, ये होगा माइनस I नोट। इस तरह का हमें सप्लाई मिल रहा है। इसका जब हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, RMS वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इसको भी ऊपर लिख सकते हैं I स्क्वायर और ये भी I स्क्वायर। क्लियर। तो जब ये दोनों ही पॉजिटिव हो गया तब देखिए क्या बन रहा है वेवफॉर्म, पाई तक ये वेवफॉर्म है, फिर पाई से 2 पाई ये वेवफॉर्म है। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, अप टू पाई तक का यही अगर कैलकुलेट कर लें, ये क्या होगा IS एवरेज देख लें, फिर IS RMS देखेंगे, IS एवरेज क्या होगा, IS एवरेज अगर देखें तो एवरेज हमें यहां पर 0 मिलेगा, एवरेज हमें 0 मिलेगा। क्लियर। एवरेज 0 मिलेगा, लेकिन अगर RMS देखें, RMS तो ये क्या मिलेगा I नोट इंटू, ये देखिए यहां पर पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्या है पाई, इसका अंडर रूट, I नोट इंटू पाई माइनस अल्फा अंडर रूट डिवाइडेड बाय पाई। ये रहेगा हमारा RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट। दिस विल बी RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट। तो इस तरह से हम लोग यहां पर डिफरेंट करंट्स को फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर बस सिग्नल्स के साथ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इन सारे वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सारे वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सप्लाई करंट में बिल्कुल मत कंफ्यूज करिएगा, सप्लाई करंट में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अब सप्लाई करंट क्या होता है, सप्लाई करंट अब फिर से अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन जरूर रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा अनुभव है कि आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैं भी आपके तरह बीटेक की क्लास से गुजरा हूं, मैंने भी बीटेक किया था। तो यहाँ जो कंफ्यूजन का कारण होता है उसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं, उसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं। देखिए ये T1 है, ये T2 है, तो देखिए एक बार ये क्या IS करंट यही था, IS करंट इस डायरेक्शन में, मान लो ये हमारा IS, तो IS ऐसे चला, यहां से I नोट करंट कैरी किया, ये कहा अल्फा से पाई तक चला, कितना करंट कैरी किया प्लस I नोट। अब क्या किया कि पाई प्लस अल्फा से 2 पाई चला, तो करंट किधर से कैरी किया था, इधर से इधर करंट गया था, यानी कि अब क्या हुआ, पाई प्लस अल्फा से जब 2 पाई चला ये माइनस I नोट करंट कैरी किया, इट कैरीड माइनस I नोट करंट, इसलिए मैंने उसका ग्राफ बनाया था। क्लियर। तो ये रहा हमारा सिंगल फेज फुल वेव सेमी कन्वर्टर। हम लोग यहाँ पर सेमी कन्वर्टर के बारे में देख लिए, सिंपली सा आपको लिखा रहेगा सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। आप समझ जाओ इसी सर्किट की बात हो रही है, और आपको हमेशा क्या कंसीडर करना है, आपने देख लिया कि वेवफॉर्म सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में पहले अलग था, लेकिन फ्री व्हीलिंग डायोड आपने यूज किया, वेवफॉर्म सेम हो जाता है, और फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है,
कोई परेशानी नहीं है। अब चूंकि फ्रीव्हीलिंग डायोड फ्रीव्हीलिंग एक्शन हो रहा है यहां पर, इसलिए आप कह सकते हैं कि सेमी कन्वर्टर का इनपुट पावर फैक्टर अधिक होता है। सेमी कन्वर्टर का इनपुट पावर फैक्टर अधिक होता है उसके कंपैरिजन में, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के कंपैरिजन में। अब हम लोग दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था गेट देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं बतला रहा हूं। लिखा हुआ है ए फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर फीडिंग एन इंडक्टिव लोड, यहां पर दे रहा है एक सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर है, मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। ये कह रहा है कि अल्फा 0 डिग्री है, जब व्हेन अल्फा इज 0 डिग्री, अल्फा इज 0 डिग्री, वी नोट इज 300 वोल्ट। और ये भी दे रहा है कि लोड का नेचर क्या है, इंडक्टिव लोड है। लोड हमारे पास दिया हुआ है इंडक्टिव लोड है। व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग इफ अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। और आगे दिया गया है एज्यूमिंग कंटिन्यूअस कंडक्शन, एज्यूमिंग कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस कंडक्शन है तो हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए अगर हम आउटपुट वोल्टेज लिखें, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर है, टाइम पीरियड पाई Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब हमें स्टार्ट कहां से, तो अल्फा से होगा, हमें एंड पॉइंट लिखना है वोल्टेज का। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड में आपने क्या देखा था, इंडक्टिव लोड में आपने देखा था यहां से चले थे, आने दिया यहां, फिर जाकर फिर से कंडक्शन इस तरह से हुआ था। यानी कि अल्फा टू पाई प्लस अल्फा डायरेक्टली आप ले लेंगे, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा Vm बाय पाई इंटू Vm बाय पाई इंटू 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, तो आप लिख दोगे 2 Vm बाय पाई कॉस अल्फा। क्लियर। तो अब क्या होगा, यहां से फ्रॉम हियर आप क्या लिखेंगे, Vm कितना दिया हुआ, V नॉट 300 दिया है, 2 इंटू Vm आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस 0 डिग्री। फ्रॉम हियर यू विल राइट Vm विल बी इक्वल टू 300 इंटू पाई बाय 2। तो ये Vm जब मिल गया, अल्फा 60 डिग्री के लिए क्या करोगे, V नोट नया क्या हो जाएगा, 300 इंटू पाई बाय 2 इंटू 2 Vm इंटू cos 60 डिग्री। फ्रॉम हियर यू विल गेट इट्स आंसर विल बी 150 वोल्ट। इट्स आंसर विल बी 150 वोल्ट। इसका आंसर होगा हमें 150 वोल्ट। क्लियर। ये देखिए 150 वोल्ट इसका आंसर हुआ। कितना आसान क्वेश्चन था, ये गेट 2010 में पूछा गया था। अब एक दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये किसी गेट एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर पर ही क्वेश्चन है। क्लियर। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर पर ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर। चलिए मार्कर चेंज कर लिया जाए। सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर फीडिंग RLE लोड, फीडिंग RLE लोड has VS equal to 230 volt, 50 hertz, R equal to 2.5 ohm, E equal to 100 volt, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। पहला चीज क्या पता करना है, पहला पता करना है आई नोट एवरेज और दूसरा वी नोट एवरेज। वी नोट
एवरेज, आई नॉट एवरेज और वी नॉट एवरेज पता करना है। दूसरा पता करना है इनपुट पावर फैक्टर क्या है। इनपुट पावर फैक्टर क्या है, यानी कि सप्लाई का पावर फैक्टर क्या है, इन दोनों चीजों को आपको पता करना है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कम टू द सॉल्यूशन। हमें दिया गया है RLE लोड है, VS दिया गया है 230 वोल्ट। तो ये VS 230 का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि RMS वैल्यू दिया गया है सप्लाई का। तो इसका पीक वैल्यू क्या होगा, VM विल बी इक्वल टू 230√2, ओमेगा इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, R इज इक्वल टू 2.5 ओम, E इक्वल टू 100 वोल्ट दिया गया है, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो फुल वेव रेक्टिफायर है, RLE लोड है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे V नॉट एवरेज विल बी इक्वल टू 2 VM बाय पाई, 2 VM बाय पाई इंटू कॉस अल्फा, 2 VM बाय पाई इंटू कॉस अल्फा। तो यहां पर क्या होगा, 2 इंटू 230√2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस 30 डिग्री। फ्रॉम हियर यू सी V नॉट एवरेज इज कमिंग, it is coming 179.3 volt. 179.3 volt is the answer. Next what you have to calculate, I naught average. I naught average, यहां पर देखो सिंपल सा फंडा है I naught average का कैलकुलेट करने का। लोड क्या है, RLE, E क्या है 100 वोल्ट। हमें V नॉट मिल चुका है, V नॉट मिल चुका है 179.3 वोल्ट। क्या, अब देखो करंट इससे फ्लो कर रहा होगा आई नॉट एवरेज। जब हम एवरेज वोल्टेज की बात करते हैं, इंडक्टर, फिर से ये इंडक्टर क्या करेगा, इसका एवरेज वोल्टेज 0 है। वैसे भी डीसी के टर्म में बात कर ले, वोल्टेज 0 है, डीसी में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यानी इसका एवरेज वोल्टेज 0 है। हमारे पास क्या बचा, ये 100 वोल्ट की बैटरी, यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल 179.3 है। आई नॉट एवरेज क्या लिखेंगे, आई नॉट एवरेज विल बी इक्वल टू V नॉट माइनस E डिवाइडेड बाय R। तो V नॉट एवरेज माइनस E डिवाइडेड बाय R करेंगे। फ्रॉम हियर इट इज कमिंग 31.7 एम्पियर, 31.7 एम्पियर। ये रहा हमारा पहला पार्ट का, दोनों कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं। इनपुट पावर फैक्टर पूछा जा रहा है। इनपुट पावर फैक्टर की जब हम बात करेंगे, इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, पावर डिलीवर टू द लोड। तो लोड में क्या है, रजिस्टर है, लोड में क्या है, इंडक्टर पावर लेगा नहीं, रजिस्टर है, ये बैटरी है। ये रजिस्टर का पावर जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो आरएमएस करंट लेते हो, क्लियर, आप हमेशा आरएमएस करंट लेते हैं, आई ओ आर स्क्वायर इंटू आर प्लस सेकेंड केस क्या है, ईएमएफ ई, इसके क्रॉस पावर क्या लेते हो, ई इंटू आई नॉट एवरेज और डीसी पावर डिवाइडेड बाय सोर्स के थ्रू जो वोल्टेज गया है, सोर्स का वोल्टेज क्या है, वीएस इंटू, या फिर वीएस आरएमएस कर दो, वीएस आर जो कि 230 वोल्ट दिया हुआ इंटू आई सोर्स आर, आई आरएमएस सोर्स, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होगा कि जो आरएमएस वैल्यू है और एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होगा। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों ही आउटपुट करंट का बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि आउटपुट करंट दे दिया है, एज्यूमिंग कांस्टेंट। आपको क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करना है कि ये हमारा कांस्टेंट है, क्लियर। ये आप क्या एज्यूम करोगे, आई नॉट हमारा, आई नॉट और आई एवरेज सब एक इक्वल है। आपको क्या करना पड़ेगा, यही आपका आई नॉट हुआ, यही आपका आई नॉट हुआ, और ये सप्लाई से हमेशा मिलता रहेगा। आई नॉट और आई आरएमएस दोनों बराबर है। हम क्या लिखेंगे, आई ओ आर इक्वल टू आई नॉट, तो यहां पर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर प्लस ई इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय वी एस आर क्या होगा, 230 इंटू आई एस आर क्या होगा। अब सोर्स भी कितना करंट फ्लो करेगा, जो लोड का करंट है वही सोर्स का करंट होगा, तो आई नॉट कैंसिल हो गए, यहां से हो गए आई नॉट आर प्लस ई डिवाइडेड बाय 230। अब देखिए E प्लस आई नोट आर क्या होता है, E प्लस आई नोट आर यही V नोट होगा जो 179.3
3 आपने कैलकुलेट किया है, ये होगा 179.3 डिवाइडेड बाय 230। फ्रॉम हियर इट्स वैल्यू इज कमिंग 0.79 और ऑफ कोर्स ये क्या होगा, लैगिंग। ऑफ कोर्स ये क्या होगा, लैगिंग। तो देखो आप लोग अगर ध्यान से देखो, थोड़ी गहराई से सोचो इस चीज को, आपने देखा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप लेक्चर्स को लगातार देखते रहेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चीज दिया नहीं गया है जो कि आपके समझ में नहीं आता। लेकिन समस्या क्या होती है, समस्या होती है कि हम अगर आपको मैं बतला रहा हूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आसान है, आप कहोगे नहीं सर आपकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि आप अपने सीनियर से पता करते हैं। फर्स्ट यू आस्क योर सीनियर्स अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द ब्यूटी ऑफ सब्जेक्ट। तो आपके सीनियर क्या कहते हैं, आपके सीनियर कहेंगे देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट बहुत टफ है। और मैं इस चीज को देखा हूं, चूंकि मैं भी बीटेक किया हूं, तो जब बीटेक में फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में ही कुछ सीनियर्स अगर मिलेंगे आपको, आप पूछते हो कि सर क्या कैसा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपका सीनियर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के बारे में जरूर बताएगा। वो मशीन के बारे में नहीं बताएगा, पावर सिस्टम के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन वो कहेगा कि एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट आएगा जिसमें किसी तरह से पास कर जाना, नहीं तो फेल कर जाओगे। ये सुनते ही आपके दिमाग में पहले दिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ऐसा कुछ बन जाता है कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट होगा, ये होगा। इसके बाद जब फैकल्टीज पढ़ाना शुरू करते हैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो चूंकि आप पहले ही इस मस्तिष्क में इस बात को ला चुके हो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, टफ सब्जेक्ट है, तो आपके मस्तिष्क में जब पहले ही एक जंजीर बंध चुका है, तो फिर उस क्या हो सकता है, फिर आप कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सीरियसली पढ़ते नहीं हो, उसको टफ 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 मानते मानते और टफ बना देते हो, और फिर नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझ में नहीं आती। आपने कहावत सुनी होगी, आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी जो हाथी को पालन करता है वो क्या करता है, हाथी को देखते होंगे कि जंजीर में बांध कर रखता है और हाथी कभी उस जंजीर को तोड़ता नहीं है। जबकि आप देखते हैं कि कोई मतवाला हाथी अगर आपको सड़क पर मिल जाए, किसी गांव में आ जाए, तो वो क्या करता है, दीवार तक तोड़ देता है, किसी भी चीज को तोड़ देता है। लेकिन उस जंजीर को क्यों नहीं हाथी तोड़ पाता है? क्योंकि उसका कारण है कि वो जंजीर उसके पैरों में नहीं, उसके मस्तिष्क में बचपन से बांध दिया जाता है। हाथी को बतला दिया जाता है कि तुम्हारे पास यही रहना है, यही खाना है, पीना है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके कारण वो कभी जंजीर तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, और जिस दिन जंजीर तोड़ने की कोशिश कर लिया उस दिन जंजीर भी तोड़ डालेगा, और उस दिन क्या करेगा, जिस घर में उसे बंद करके रखा गया उस घर को भी तोड़ डालेगा। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट कहीं कहीं आप लोगों के मस्तिष्क में जंजीर की तरह बंधा हुआ है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट टफ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को तो हमें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई भी सीनियर्स इस तरह की बातें किए होंगे, आप भूल जाओ, क्योंकि आपका सीनियर आपसे 2 साल 3 साल सीनियर है। मैं भी आपसे 4-5-6 साल पहले बीटेक किया हूं, मैं भी आपका 6-7 साल ही सीनियर हूं। आप उस सीनियर की बात नहीं सुनकर आप अपने सुपर सीनियर की बात मान लो और इस पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ लो, आप बिल्कुल ही पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को समझ पाओगे। तो ये रहा हमारा दिस इज अबाउट सेमी कन्वर्टर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सिंगल फेज रेक्टिफायर्स। यानी हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे एक हार्मोनिक एनालिसिस करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्मोनिक एनालिसिस वाला। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस पर डिस्कशन करेंगे।